गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स आज इस स्पेशल लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12वीं एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। और ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमारे डायरेक्ट जो हमारे बोर्ड एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। स्टूडेंट्स चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप में से कोई से भी विद्यार्थी जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स लेना चाहते हैं, या फिर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेना चाहते हैं, या फिर हमारे मॉडल पेपर जो कि हर विषय के 10-10 आपको मिलेंगे मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, या शॉर्ट नोट्स या वन लाइनर नोट्स या ब्लूप्रिंट्स, ये अगर आप पूरा स्टडी मटेरियल लेना चाह रहे हो, ये पूरा स्टडी मटेरियल तीनों सब्जेक्ट का एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आपको मात्र 499 रुपये में मिलने वाला है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ ऐप की लिंक दे रखी है, ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको कोर्स परचेज करना है। मात्र 499 रुपए में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप 95% से अधिक परसेंटेज 12th में बना सकते हो। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरों पर। जैसा हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की, और हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे भी रहा होगा। प्रश्न जो अपना है, मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता में अंतर लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, बहुत बार एग्जामों में आया है और इस बार भी आने की संभावना है। मृदा उर्वरकता और उत्पादकता में संबंध। अब लिखना कैसे है, जनरली हमें इस तरीके से दो कॉलम बनाने हैं। मैंने एक ये लाइन खींच दी, एक ऐसे और एक ऐसे। इसमें क्या लिख दोगे, इसमें लिख दोगे आप उर्वरकता, उर्वरकता, और इसमें आप क्या लिख दोगे, उत्पादकता, उत्पादकता। ठीक है, अब यहां अंतर कैसे लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उर्वरकता, उर्वरक का मतलब क्या है, पोषक तत्व। उर्वरक क्या होते हैं, पोषक तत्व प्रदान करने वाले स्रोत। तो उर्वरकता क्या होती है, ये होती है पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता। यानी ये क्या है, ये पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है, प्रदान करने की क्षमता। यानी मृदा की पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता तो क्या कहलाती है, मृदा उर्वरकता। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, ये मृदा की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता होती है। क्या होती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता। पहला अंतर अपना स्पष्ट हो गया। अब हम दूसरा अंतर देखते हैं, दूसरा अंतर क्या होगा। इसकी अगर हम बात करें, इसकी हम प्रयोगशाला में क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में इसकी जांच कर सकते हैं। प्रयोगशाला में इसकी जांच की जा सकती है उर्वरकता की। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रयोगशाला में उत्पादकता की जांच, तो उत्पादकता की जांच प्रयोगशाला में नहीं की जा सकती, इसकी जांच हम नहीं कर सकते। दो अंतर हो गए। तीसरे अगर मैं अंतर की बात करूं, तीसरा अंतर, जो उर्वरकता युक्त मृदा होती है, उर्वरकता युक्त मृदा हमेशा उत्पादक नहीं होती, हमेशा उत्पादक नहीं होती, नहीं होती। लेकिन यहां हम कह सकते हैं कि जो उत्पादक मृदा है, उत्पादक, उत्पादक मृदा, मृदा ये क्या होती है, हमेशा उर्वरकता युक्त होती है, हमेशा उर्वरकता युक्त होती है, हमेशा उर्वरकता युक्त होती है। और भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं यहां लिखूं, इसको क्या है, बाजार की मांग प्रभावित नहीं करती, बाजार की मांग, बाजार की मांग इसे प्रभावित नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसे क्या करता है, बाजार की मांग प्रभावित करती है।
बाजार की मांग प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। ये आपके क्या हो गए, मोस्ट 4 लक्षण हो गए जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। सबसे पहला ये क्या है, उर्वरकता, मृदा की पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है। ये मृदा की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है। इसे प्रयोगशाला में जांचा जा सकता है, इसकी प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती। उर्वरकता युक्त मृदा हमेशा उत्पादक नहीं होती, लेकिन उत्पादक मृदा हमेशा क्या होती है, उर्वरकता युक्त होती है। बाजार की मांग इसे प्रभावित नहीं करती, बाजार की मांग इसको प्रभावित करती है। ये क्या हो गए, इनमें 4 मोस्ट लक्षण हो गए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुसुप्तावस्था क्या है, इसके प्रकार एवं रोकने के उपाय लिखिए। अब इस प्रश्न में हमें 3 चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले सुसुप्तावस्था क्या है, दूसरा सुसुप्तावस्था के प्रकार, तीसरा इसको रोकने के उपाय। 3 चीजें आपको इस प्रश्न में पूछी गई। हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, सुसुप्तावस्था क्या है। सुसुप्त का मतलब क्या होता है, सोया हुआ, सोया हुआ। ऐसे ही कई बार ऐसा समय आता है जब आप बीज को मिट्टी में डालते हो तो वो अंकुरित नहीं होता, यानी सो जाता है, अंकुरित नहीं होता, तो वो अवस्था क्या है, सुसुप्तावस्था। यानी हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि बीज के पौधों के जीवन काल का, हम कह सकते हैं पौधों के जीवन काल का वह समय पौधों के जीवन काल का वह समय जब उचित परिस्थितियां होने पर भी बीज अंकुरित नहीं होता, क्या कहलाता है, सुसुप्तावस्था कहलाता है। बहुत छोटी परिभाषा है, यानी पादपों या बीज के जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब उसको वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होंगी, यानी जब उसे उचित परिस्थितियां मिल रही हैं लेकिन फिर भी बीज का क्या नहीं हो रहा, अंकुरण नहीं हो रहा, तो वो समय क्या कहलाएगा, सुसुप्तावस्था कहलाएगी। जैसे हम बात करें बाजरा को, जब आप रबी के मौसम में उगाओगे तो बीज तो आप खेत में डाल दोगे, बीज खराब भी नहीं होगा, मौसम भी सही है, लेकिन फिर भी वो अंकुरित नहीं होगा, बीज बाजरे के पौधे नहीं उपजेंगे। क्यों, क्योंकि वो पौधे कहाँ चले जाते हैं, सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो ये तो सुसुप्तावस्था की परिभाषा हो गई। अब हम प्रकार की बात करें तो सुसुप्तावस्था 3 प्रकार की होती है जनरली। एक तो होती है प्राथमिक सुसुप्तावस्था, प्राथमिक। दूसरी अगर मैं बात करूं द्वितीयक सुसुप्तावस्था, और तीसरी अगर मैं बात करूं तो बलकृत सुसुप्तावस्था, बलकृत। लिखना कैसे है, आप लिखोगे सुसुप्तावस्था 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक सुसुप्तावस्था, यह बीज कवच की कठोरता के कारण पैदा होती है। किसके कारण पैदा होगी, बीज कवच की कठोरता, बीज कवच की कठोरता के कारण पैदा होती है। फिर लिखोगे द्वितीय सुसुप्तावस्था, यह वातावरणीय परिस्थितियों के कारण पैदा होती है, वातावरणीय परिस्थितियों के कारण पैदा होती है, वातावरणीय परिस्थितियां। तीसरी अगर मैं बात करूं बलकृत सुसुप्तावस्था, ये बीज की गहराई के कारण पैदा होती है, जब हम बीज को गहराई में बो देते हैं, बीज की गहराई के कारण पैदा होती है। ये 3 प्रकार की क्या हो गई, सुसुप्तावस्था हो गई। अब अगला पॉइंट क्या है, रोकने के उपाय। अब रोकने के उपाय क्या होंगे, तो सबसे पहला कारण क्या होगा, सबसे पहला उपाय होगा बीज कवच की कठोरता को हटाना। किसके हटाएंगे, खुरचना। पहला उपाय क्या होता है, खुरचना, बीज को खुरचना। दूसरा उपाय क्या होता है, तापोपचार, तापोपचार। तापोपचार का मतलब है गर्म पानी से बीज के ऊपरी कवच को हटाना। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा क्या है, चिलिंग, यानी कम तापमान पर रखना, चिलिंग, चिलिंग।
चौथी अगर मैं बात करूं रसायनों का उपयोग, रसायनों का उपयोग, अब कौन कौन से रसायनों का उपयोग करते हैं, जैसे बात करूं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, कपास में किया जाता है। जैसे मैं बात करूं थायोयूरिया, थायोयूरिया, और थायोयूरिया का उपयोग अपन किसमें करते हैं, आलू में करते हैं। प्रश्न पूछा भी जाता है आलू की सुसुप्तावस्था किसके द्वारा तोड़ते हैं, तो थायोयूरिया के द्वारा तोड़ते हैं। ये हमारा प्रश्न क्या हुआ फिनिश, 3 पॉइंट जाने, सुसुप्तावस्था किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और इसे रोकने के उपाय क्या है। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, सिंचाई निर्धारण क्या है, विस्तार से समझाइए। अब ये काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत कुछ लिखना होता है इस प्रश्न में। सिंचाई निर्धारण क्या है, विस्तार से समझाइए। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंचाई निर्धारण होता क्या है। देखिए सिंचाई निर्धारण, जो हम फसलों में कृत्रिम रूप से जल देते हैं, या हम कह सकते हैं हम जो सिंचाई करते हैं, सिंचाई, तो हम सिंचाई जल की मात्रा, सिंचाई जल की मात्रा, कोमा विधि, सिंचाई करने की विधि एवं समय निर्धारित करना, समय निर्धारित करना क्या कहलाता है, सिंचाई निर्धारण कहलाता है। सिंचाई निर्धारण क्या है, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, मैंने वहीं से बना दी। सिंचाई निर्धारण यानी सिंचाई के जल की मात्रा, सिंचाई करने की विधि एवं सिंचाई के समय का निर्धारण करना, या सिंचाई के समय को निर्धारित करना क्या कहलाता है, सिंचाई निर्धारण कहलाता है। आगे हम चलें, सिंचाई निर्धारण कौन कौन से आधारों पर किया जाता है। सबसे मोस्ट बात इसमें ये आती है, अगर हम सिंचाई निर्धारण की बात करें तो कई आधारों पर हम सिंचाई निर्धारण करते हैं। जैसे सबसे पहले जो आधार आता है वो आता है पौधों की बाह्य स्थिति, पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर, जब पौधे हमें मुरझाए हुए दिखाई देते हैं उस टाइम पर हम फसल में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा आता है मृदा नमी के आधार पर, मृदा नमी के आधार पर। अब मृदा नमी के आधार पर कैसे सिंचाई करते हैं, जब मृदा में 40 से 60 या मैं कह सकता हूं 40 से 60% नमी होती है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, मृदा में सिंचाई करते हैं। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है पत्तियों के तापमान के आधार पर, पत्तियों के तापमान के आधार पर हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। लेकिन पत्तियों का तापमान ज्ञात किसके द्वारा करते हैं, तो यहां आता है इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर। नेक्स्ट में अगर बात करूं, चौथा पॉइंट, सिंचाई निर्धारण किसके द्वारा होता है, क्रांतिक अवस्था के आधार पर, क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था क्या है, ऐसा समय जब पादप जल की कमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक अवस्था कहलाती है। जैसे अगर मैं गेहूं की बात करूं CRI, मक्का की बात करूं तो नर और मादा मंदारी निकलते समय। पांचवी पॉइंट पर अगर हम बात करें, पांचवा आता है जल मांग के आधार पर, जल मांग। और जल मांग क्या होती है, पादपों को अपने जीवन काल में, पादपों को अपने जीवन काल में जितने पानी की आवश्यकता होती है वो पानी की मात्रा क्या कहलाती है, जल मांग कहलाती है। संपूर्ण जीवन काल में जितने पानी की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, जल मांग कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं गेहूं की कितनी होती है, 450 से लेकर 650 mm, मूंगफली कितनी होती है, 500 से 700 mm। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे सिंचाई निर्धारण की, कि सिंचाई के जल की मात्रा, सिंचाई की विधि एवं सिंचाई के समय को निर्धारित करना क्या कहलाता है, सिंचाई निर्धारण कहलाता है। फसलों में सिंचाई निर्धारण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर, जब पौधे मुरझा जाते हैं उस समय सिंचाई करते हैं। मृदा नमी के आधार पर, जब मृदा में 40 से 60% नमी रह जाती है उस समय सिंचाई करते हैं। पत्तियों के तापमान के आधार पर, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्रांतिक अवस्था के आधार पर, क्रांतिक अवस्था वह समय है जब पादप जल की कमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, इस समय जल की पूर्ति करना अनिवार्य होता है। जैसे गेहूं में CRI अवस्था, मक्का में नरमंजरी और मादा मंजरी निकलते समय। जल मांग, पादपों को अपने जीवन काल में जितने जल की आवश्यकता होती है
कुचलमांग कहलाती है। जैसे गेहूं की 450 से 650 mm, जैसे मूंगफली की 500 से 700 mm, जैसे धान की 900 से 2500 mm। ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो। यह प्रश्न भी अपना क्या हुआ, कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिंचाई की बूंद बूंद विधि के लाभ एवं हानियां लिखिए। अब अगर इस प्रश्न की हम बात करें, 2 पॉइंट है, एक तो क्या है लाभ और एक क्या है हानियां। 2 पॉइंट हमें इसमें लिखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बूंद बूंद विधि के लाभ क्या है। अगर मैं लाभ की बात करूं तो लाभ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये सिंचाई की कैसी विधि है, सर्वोत्तम विधि है। सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि। दूसरी अगर मैं बात करूं सर्वोत्तम विधि है तो यहां क्या होता है, सर्वाधिक पानी की बचत होती है। क्या होता है, सर्वाधिक जल की बचत होती है, जल की बचत होती है। एक तो सर्वोत्तम विधि है, दूसरा सबसे ज्यादा जल की बचत होती है। तीसरी अगर हम बात करें, इस विधि के द्वारा लवणीय मृदा में सिंचाई की जा सकती है। क्या है, लवणीय मृदा में उत्तम विधि। ये लवणीय मृदा में इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। चौथी अगर मैं बात करूं, इस विधि में हम पानी के साथ क्या दे सकते हैं, खाद, पानी के साथ उर्वरक, उर्वरक एवं पीड़कनाशी, पीड़कनाशी। इस विधि में हम पानी के साथ उर्वरक और पीड़कनाशियों का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये तो क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। अब हम बात करें इसकी हानि क्या क्या है। अगर हम हानि की बात करें तो सबसे पहली हानि तो ये है कि यह विधि जो है वो कैसी है, महंगी है। एक तो ये महंगी विधि है, महंगी विधि, चलिए एक महंगी विधि है। दूसरी अगर हम बात करें, इस विधि के लिए प्रशिक्षित किसान की आवश्यकता होती है। हर कोई किसान इसको नहीं अपना सकता। कैसे किसान की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षित किसान की आवश्यकता होगी। तीसरी अगर हम बात करें, इस विधि में जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन वो क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, बार बार पर क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या उनको चूहे काट ले जाते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी हानि हो गई। 2 ही पॉइंट इसमें, लाभ और हानि, दोनों ही पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है। निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब किस किस में अंतर बताना है, सबसे पहले सापेक्ष एवं निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष एवं निरपेक्ष खरपतवार। अब यहाँ आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, 2 कॉलम बनाने हैं। ऐसे पहला हेडिंग डालनी है, सापेक्ष और निरपेक्ष खरपतवार में अंतर। ऐसे हेडिंग डालोगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ ANS हम लिखते हैं क्वेश्चन डाल के, ANS। फिर पहला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, सापेक्ष व निरपेक्ष, निरपेक्ष खरपतवार में अंतर, में अंतर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा सीधा एक चार्ट बना लूंगा ऐसे, और इसमें 2 ही कॉलम बनाऊंगा मैं, केवल इतना बनेगा। इसमें मैं लिख दूंगा सापेक्ष खरपतवार, सापेक्ष, और इसमें मैं लिख दूंगा निरपेक्ष खरपतवार। और अंतर क्या लिखना है आपको, इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना है। केवल दोनों की क्या लिखनी है, परिभाषा और उदाहरण। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये खरपतवार कौन से हैं, जब किसी एक फसल के साथ, जब किसी एक फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगाते हैं। क्या उगाएगा, दूसरी फसल के पौधे, दूसरी फसल के पौधे। तो फिर उन पौधों को हम क्या कहेंगे, उन पौधों को हम कहेंगे सापेक्ष खरपतवार। लेकिन वे पौधे, वे पौधे जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं, जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। हमेशा हानि पहुंचाते हैं। अब आपको क्या लिखना है, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखना है, बस हो गया अंतर। एग्जाम्पल में इसमें आप लिख दो, जैसे चने के साथ सरसों, चने के साथ क्या हो गया, सरसों हो गई, तो फिर सरसों को क्या कहेंगे, सापेक्ष खरपतवार। यहाँ एग्जाम्पल लिख दो आप, जैसे बथुआ है,
बथुआ है, कांस है, अच्छा बथुआ कांस, आप और भी लिख सकते हो गेहूंसा, गेहूंसा। जो हमेशा हानि पहुंचाते हैं उनसे कोई फायदा नहीं होता, वो कैसे होंगे, निरपेक्ष होंगे। ये आपका अंतर इनमें क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा है आपका, दूसरा क्या है, वर्णात्मक एवं अवर्णात्मक शाकनाशी में अंतर। अब आपको क्या करना है, वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी में अंतर करना है। इसी तरह से आपको हेडिंग बनानी है और इसी तरह से आपको कॉलम बनानी है। फिर यहाँ वर्णात्मक में आप क्या लिखोगे, वर्णात्मक लिखोगे ये ऐसे शाकनाशी रसायन होते हैं जो अपना प्रभाव विशेष पादपों पर छोड़ते हैं। ये वे शाकनाशी रसायन होते हैं जो अपना प्रभाव कुछ विशेष पादपों पर ही छोड़ते हैं, सभी पादपों पर समान रूप से नहीं छोड़ते। जैसे 2,4-D, आइसोप्रोप्यूरॉन, ये कैसे हैं, ये आपके वर्णात्मक। अवर्णात्मक ये वे शाकनाशी रसायन होते हैं जो सभी पादपों पर समान रूप से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इनका उपयोग जंगली क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट। अंतर स्पष्ट हो गया। पहले वर्णात्मक शाकनाशी क्या है, वे शाकनाशी जो अपना प्रभाव कुछ विशेष पादपों पर छोड़ते हैं, सभी पादपों पर नहीं छोड़ते। वे शाकनाशी रसायन जो अपना प्रभाव सभी पादपों पर समान रूप से छोड़ते हैं, अवर्णात्मक शाकनाशी। इनका उपयोग कृषि भूमि में होता है, इनका उपयोग बंजर भूमि में होता है। एग्जाम्पल के रूप में 2,4-D, आइसोप्रोप्यूरॉन, एंट्राजीन, सीमाजीन, टाफाजीन। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में डाइक्वाट और पैराक्वाट। क्वेश्चन अपना फिनिश। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। फसलों में खरपतवारों से होने वाली हानियां लिखिए। ये काफी अच्छा प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। फसलों में खरपतवारों से होने वाली हानियां लिखिए। अब खरपतवारों से फसलों में कौन कौन सी हानियां होती है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जब खरपतवार उगेगा तो सबसे पहले क्या हानि होगी, वो मिट्टी से पानी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो मृदा में नमी की कमी होगी। सबसे पहले क्या होगा, मृदा में नमी की कमी हो जाती है। पहला हानि क्या हो गई, मृदा में नमी की कमी हो जाती है, पहली हानि। दूसरा, अब जब खरपतवार खेत में उगे हैं तो पानी थोड़ी ना लेंगे, वो पोषक तत्व भी लेंगे। पोषक तत्व भी लेंगे तो मृदा में क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी। मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी। तीसरी अगर हम बात करें, अब अगर आधा पानी और आधे पोषक तत्व खरपतवार ने ग्रहण कर लिए तो सीधी सीधी बात है कि लास्ट में क्या होगा, फसल उत्पादन में कमी आ जाएगी। फसल उत्पादन में कमी। ठीक है, अब जब फसल के साथ में क्या उगे हैं, खरपतवार उगे हैं, तो क्या होगा, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी। ये फसल उत्पादों की गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पांचवी अगर हम बात करें, फसल में रोग एवं कीटों का प्रकोप होता है। फसल में रोग एवं कीटों का प्रकोप, रोग एवं कीटों का प्रकोप। अब रोग और कीटों का प्रकोप क्यों होगा, क्योंकि कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो कीटों को आश्रय देते हैं, रोगों के रोगजनकों को आश्रय देते हैं, इसलिए फसलों में क्या होता है, रोग और कीटों का प्रकोप होता है। छठवें पॉइंट पर अगर हम बात करें, मनुष्यों में हानिकारक बीमारी हो जाती है। मनुष्यों में हानिकारक बीमारी, हानिकारक बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें त्वचा रोग है, श्वसन संबंधी बीमारियां हैं। छठवीं सातवें पॉइंट पर अगर हम बात करें, मृदा में जहरीला प्रभाव पैदा हो जाता है। मृदा में जहरीला प्रभाव, जहरीला प्रभाव, यानी कई खरपतवार क्या होते हैं, कई खरपतवारों की जड़ें मिट्टी में जहरीला प्रभाव छोड़ती हैं। जैसे अगर हम बात करें गाजर घास, उस जहरीले प्रभाव को हम क्या कहते हैं, एलिलोपैथी कह देते हैं। आगे अगर मैं बात करूं क्या होता है, आगे मशीनों की आयु में कमी हो जाती है। मशीनों या कृषि यंत्रों
मशीनों या कृषि यंत्रों की आयु में कमी, आयु में कमी, क्योंकि खेत में अगर खरपतवार है तो बार बार क्या होगी, जुताई होगी, बार बार जुताई होगी तो मशीन और कृषि यंत्रों की आयु क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लास्ट में क्या होगा, किसान की आय में कमी होगी। लास्ट में क्या होगा, किसान की आय में कमी, आय में कमी। ये क्या होती हैं, ये खरपतवारों से हानि होती है। आप और भी ज्यादा लिख सकते हो, कोई भी हानि जो आपको लग रही हो सकती है वो लिख सकते हो। सबसे पहले मृदा नमी में क्या होगी, कमी, मृदा में पोषक तत्वों की कमी होगी, फसल उत्पादन में कमी होगी, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी होगी, फसल में रोग और कीटों का प्रकोप होगा, मनुष्यों में हानिकारक बीमारियां पैदा होंगी, मृदा में जहरीला प्रभाव होगा, मशीनों और कृषि यंत्रों की आयु कम होगी और किसान की आयु में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, किसान की आय क्या होगी, कम होगी। ये खरपतवारों की क्या होंगी, हानियां। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। तरह का प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में 4 नंबर का आता है। ऐसे प्रश्न आएगा जैसे ये दिया रखा है यहाँ, गेहूं की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए, गेहूं की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए। अब चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं, ये काफी बड़ा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न तुम्हें 4 नंबर के आते हैं, 4 नंबर का प्रश्न कोई भी पूछा जाता है तो करना कैसे आपको, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वैज्ञानिक नाम। पहला पॉइंट आपका क्या आएगा, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम लिखो सबसे पहले। जैसे क्या होता है, ट्रिटिकम, टिट्रिकम एस्टिवम, एस्टिवम, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद फिर क्या लिखोगे आप, इसका कुल लिखो, कुल मैंने लिख दिया। इसका कुल कौन सा होता है, इसका ग्रेमिनी, कुल क्या हो गया, ग्रेमिनी हो गया। बस 2 पॉइंट लिख दिए। उसके बाद सीधा आ जाओ इसका महत्व, वैज्ञानिक खेती लिखनी है आपको तो पहले महत्व, महत्व की अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्रमुख खाद्यान्न है, क्या है, प्रमुख खाद्यान्न। और मैंने पहले ही बताया था फसलोत्पादन वाली क्लास में कि महत्व में आपको क्या लिखना होता है, उपयोग लिखना होता है। इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, खाने के रूप में किया जाता है, खाने के रूप में, यानी चपातियां बनाने में इनमें इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट फिर आपको क्या लिखना है, जलवायु, जलवायु। अब मैंने जलवायु आपको काफी अच्छी तरह से बताई थी, अगर आपने फसलोत्पादन वाली क्लास देखी होगी तो, नहीं देखी हो तो दोबारा जाके देख लेना। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले किस मौसम की फसल है, जलवायु में अगर हम बात करें तो एक तो किसकी फसल है, रबी की फसल है, रबी की फसल है तो कैसी जलवायु की आवश्यकता होगी, शीत यानी शीतोष्ण, शीतोष्ण या हम कह सकते हैं ठंडी, शीतोष्ण या ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान कितना होगा, तापमान होगा तुम्हारा वही 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस, ये आप लिख दोगे। यह रबी की फसल है, इसके लिए शीतोष्ण या ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, इसकी उचित वृद्धि और विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। नेक्स्ट में जलवायु के बाद आपको क्या लिखना है, मृदा, मृदा। अब मृदा में क्या लिखोगे आप, मैंने पहले ही बता दिया आपको सारी फसलों की मृदा, जब आपने फसलोत्पादन वाली क्लास देखी होगी। ये सामान्य फसल है। अब इसके लिए क्या लिखना है आपको, एक भाषा होती है हमारी, गेहूं की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त बली दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त कैसी मृदा, बलुई दोमट मृदा। और मृदा का पीएच कितना होना चाहिए, पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.5, पीएच 6.5 से 7.5। मृदा तैयार कैसे करते हैं, 2 जुताई हैरो से करते हैं, फिर उसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं, उसके बाद पाटा लगाते हैं, पाटा लगा करके खेत को समतल कर देते हैं। ये प्रक्रिया आपको लिखनी है मृदा तैयार करने में। सबसे पहले 2 जुताई हैरो से करते हैं, उसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से की जाती है, फिर खेत को पाटा लगा करके समतल कर देते हैं। ये आपकी मृदा तैयार करना होगी। उसके बाद फिर आपको क्या लिखनी है, उसके बाद फिर लिखनी है आपको बीज दर, बीज दर। अब बीज दर इसकी कितनी लेते हैं आपको पता है, इसकी जो सामान्य बीज दर होती है, सामान्य, वो कितनी होती है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर हम इसकी पछैती बुवाई की बात करें, जब हम इसकी पछैती बुवाई करते हैं तो कितनी लेते हैं, लगभग 120 से 125 किलोग्राम, 125 किलोग्राम। लेकिन जब बुवाई हम किसके द्वारा करते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा करते हैं, सीड ड्रिल, तब हम कितनी लेते हैं, 60 किलोग्राम लेते हैं। ये आपको बीज दर लिखनी है। बीज दर के साथ बाद आपको क्या लिखना है, बीजोपचार लिखना है, बीजोपचार। मैंने बीजोपचार भी आपको काफी अच्छी तरह से बताया था। बीजोपचार में हम क्या लिखते हैं
कि सबसे पहले बीजों को कवकनाशी दवा के द्वारा उपचारित किया जाता है, उसके बाद बीजों को कीटनाशी के द्वारा उपचारित करते हैं, और दलहनी फसल अगर हो तो राइजोबियम के द्वारा उपचारित करते हैं। लिखेंगे कैसे? बीजों को फसल को रोग एवं कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए, फसल को रोग एवं कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए बुवाई से पूर्व कवकनाशी एवं कीटनाशी दवाओं द्वारा उपचारित करते हैं। सबसे पहले फसल के बीजों को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से कवकनाशी से उपचारित करते हैं, उसके बाद कीटनाशी से उपचारित किया जाता है। ये आपको बीजोपचार में लिखना है। मात्रा मैंने बताई थी, कवकनाशी की मात्रा कितनी होगी? 2 ग्राम प्रति किलोग्राम होगी। ठीक है, बीजोपचार हो गया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा उन्नत किस्म। उन्नत किस्म, उन्नत किस्मों में आपको कोई भी 5 उन्नत किस्म याद हो, राय 30-77, राय 37-70, राय 67-65, जयश्री, धरनिया, सूर्या, लक्ष्मी, अब कुछ भी उन्नत किस्म आपको याद हो, चाहे वो आपको कोई भी सोनारिका हो, सोनारो 64 हो, कल्याण सोना हो, लरमा रोदो हो, कोई भी 5 किस्म आपको याद हो, वो 5 किस्मों के आपको नाम लिखने हैं। फिर आपको क्या लिखना है? बुवाई। बुवाई हम कब करते हैं आपको पता है? गेहूं की बुवाई किस माह में की जाती है? गेहूं की बुवाई की जाती है अक्टूबर माह में। कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर माह में इसकी बुवाई की जाती है। बुवाई कितनी गहराई पर करते हैं? बुवाई करते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर। किस विधि के द्वारा करते हैं? तो सीड ड्रिल के द्वारा करते हैं। ये चीज आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, अब बुवाई के बाद क्या होगा? बुवाई के बाद इसमें आ जाएंगे खरपतवार। खरपतवार, अब आपको पहले तो खरपतवारों के नाम लिखने हैं, गेहूं में कौन कौन से खरपतवारों के नाम होते हैं। तो हम लिखेंगे कि गेहूं की फसल में बथुआ है, गेहूसा है, मोता है, दूब घास है, आदि खरपतवारों का प्रकोप होता है। फिर हम लिखेंगे इसका नियंत्रण। फिर लिखेंगे खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले निराई गुड़ाई करते हैं। अगर निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार नियंत्रित नहीं होते हैं तो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आइसोप्रोटिरोन तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है। ये याद रखिए। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है? पोषक तत्व लिखने हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व मैंने आपको काफी अच्छी तरह से बताए थे जब फसलोत्पादन पढ़ाया था। मैं यहाँ भी बता देता हूँ, 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, एनपीके। और नाइट्रोजन कितनी होती है गेहूं में? 100। फास्फोरस कितनी होती है? 60। और पोटेशियम कितनी होती है? 40 किलोग्राम। 164 याद रखना गेहूं में, 164, 100, 60 और 40। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक FYM और देते हैं। FYM कितनी देते हैं? 10 से लेकर के 15 टन प्रति हेक्टेयर। 15 टन प्रति हेक्टेयर। देने का तरीका क्या है? नाइट्रोजन की कितनी मात्रा? आधी मात्रा, और इनकी पूरी मात्रा कब देते हैं? मृदा तैयार करते समय। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और शेष उर्वरकों की पूरी मात्रा मृदा तैयार करते समय देते हैं। बाकी बचे हुए उर्वरकों को हम अलग अलग 2 भागों में बांट करके देते हैं। तो नाइट्रोजन बचती है उसको अलग अलग भागों में बांट करके 2 अलग अलग समय पर दिया जाता है। पोषक तत्व हो गए। इसके बाद आता है अपना सिंचाई। सिंचाई, सिंचाई, अब हमें पता है कि इसकी जलमांग कितनी होती है? 650 से लेकर के 450 से लेकर 650। तो हम लिखेंगे कि गेहूं की जलमांग 450 से लेकर 650 होती है। इसमें सिंचाई प्रमुख क्रांतिक अवस्थाओं जैसे कल्ले फूटते समय, सियाराई अवस्था, वृद्धि रस अवस्था, दानों में दूधी अवस्था पर की जाती है। ऐसे आप लिख दोगे बस केवल। फिर इसमें सबसे मोस्ट आएगा पौध संरक्षण। पौध संरक्षण, पौध संरक्षण से स्टूडेंट्स घबराते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना। पौध संरक्षण में आपको रोग और कीटों के नाम लिखने होते हैं कि कौन से इसमें रोग लगते हैं, कौन से इसमें कीट लगते हैं। और आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी है गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे गेहूं की फसल में सेहू है, करनाल वंट है, टंडू है, अनावृत कंड है, रोगों का प्रकोप होता है। तथा इसके अलावा दीमक है, कीट जैसे दीमक, तनाछेदक आदि कीटों का प्रकोप होता है। रोग नियंत्रण के लिए बीजों को बुवाई से पूर्व उपचारित करना चाहिए तथा सही समय पर बुवाई करनी चाहिए। कीटों के नियंत्रण के लिए समय समय पर कीटनाशी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। बस इतना आपको लिखना है, ज्यादा चीज आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है? लास्ट में उपज लिख दो या कटाई और लिख दो। कटाई, कटाई कब की जाती है गेहूं की? जब गेहूं का दाना पीला पड़कर सूखने लगता है। गेहूं का जो तना है वो पीला पड़कर सूखने लगता है और गेहूं में लगभग 20% नमी रह जाती है। उस समय पर हम क्या करते हैं? कटाई करते हैं। कटाई लिखो तो सही है, ना लिखो तो सही है, डायरेक्ट क्या लिख दो? उपज लिख दो। उपज में लिख दो आप इसकी जो उपज होती है औसतन 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये क्या हो गया? ये हो गया आपकी गेहूं की वैज्ञानिक खेती। और आपको इस तरीके से 4 नंबर का प्रश्न 100% पूछा जाता है। आपको इस तरीके से लिख देना है। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो केवल आपको मेरी एक क्लास देखनी है फसलोत्पादन वाली, वो आप जाकर देख लो तो आपकी सारी समस्या फिनिश, यानी 4 नंबर आपके पक्के।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है फसल चक्र किसे कहते हैं, फसल चक्र के लाभ लिखिए। ये काफी अच्छा प्रश्न है और हर बार आता है एग्जाम में, 12th बोर्ड के एग्जाम में, ध्यान रखें। फसल चक्र किसे कहते हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट फसल चक्र की लाभ, 2 पॉइंट हो गए इसमें। हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि फसल चक्र क्या है। आप लोगों को पता है, जब हम किसी निश्चित क्षेत्र में, हमारे पास कोई भी क्षेत्र है निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए फसलों को क्या करते हैं, बदल बदल कर बोते हैं, बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। यानी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाएगा, फसल चक्र कहलाएगा। निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, फसल चक्र के लाभ। अब फसल चक्र के लाभ क्या क्या होते हैं, बहुत लाभ है। सबसे पहले क्या होगा, मृदा उर्वरकता में वृद्धि। क्या होता है, मृदा उर्वरकता में वृद्धि। सबसे पहले तो यही होगा भैया, मृदा उर्वरकता में वृद्धि। फिर दूसरी अगर हम बात करें, क्या होगा, मृदा की भौतिक दशा में सुधार। मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। तीसरी अगर हम बात करें, मृदा क्षरण में कमी आती है। मृदा क्षरण में कमी, यानी मृदा का कटाव कम हो जाता है, मृदा क्षरण में क्या आएगी, कमी आएगी। चौथी अगर मैं बात करूं, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, यानी खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं, खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। जैसे अगर आपको गेहूं से गेहूंसा का नियंत्रण करना हो तो गेहूं में एक साल क्या कर दो, सरसों कर दो गेहूं की जगह पर, तो गेहूंसा का कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोग एवं कीटों का प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रोग व कीटों का प्रकोप कम हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले फसल चक्र क्या है, तो निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्र। लाभ क्या क्या होते हैं, मृदा उर्वरकता में वृद्धि, मृदा की भौतिक दशा में सुधार, मृदा क्षरण में कमी, खरपतवार नियंत्रण और रोग एवं कीटों का नियंत्रण। ये क्या हो गए, फसल चक्र के लाभ हो गए। आज की इस क्लास में हम इतने ही 8 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी हम और भी सारी क्लासेज आगे लाते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर बता करके जाएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।